अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। मकबूजा कश्मीर 74 साल इलीगल जो एक ऑक्यूपेशन है भारत की उसको मुकम्मल हो चुके हैं। आज का दिन सब पे बड़ा सवाल है वो सारे ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन, वो सारे इंटरनेशनल लॉज के चैम्पियन, उनके लिए कि आखिरकार उन्होंने मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए जो मुसलसल जुल्म बरबरत का सामना कर रही है आखिर क्या किया। आज का दिन वो तमाम यूएनएससी रेजोल्यूशंस, जेनेवा कन्वेंशंस की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के हवाले से पूरी दुनिया और बिलखुसूस उन लोगों के जो कि आलमी पीस और कानून की बात करते हैं उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि आखिरकार उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए आखिर ताहाल क्या किया। आज का दिन हमें फिर याद दिलाता है कि किस माइंडसेट के तहत भारत में इस वक्त मौजूदा हुक्मरान जमात हुकूमत कर रही है। सिर्फ कुछ वाकयात और आपको बताते चलें, कश्मीरियों के दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, हमेशा से धड़कते थे, आज भी धड़कते हैं और इसका सबूत हालिया जीत पाकिस्तान की हमें उसमें बताती है। अगर इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए आपको कुछ दिन पहले यानी पाकिस्तान की जीत भारत के सामने जो हुई मैच पे उस पर लेके चलते हैं तो वहां से आप शुरू में देखें, आगाज करें कि किस तरीके से जब पाकिस्तान ये मैच जीतता है, भारत के अंदर जश्न का समा कुछ जगहों पर होता है, फायर क्रैकर्स होते हैं। फायर क्रैकर्स के बाद हम देखते हैं कि कुछ ट्वीट्स आना शुरू होती हैं। भारतीय क्रिकेटर्स की मजहबी इंतहा पसंदी जो साबिक हैं उनकी जरा पहले उधर से शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर साहब ट्वीट करते हैं कि दोज बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन पाकिस्तान विनिंग कांट बी इंडियन, वी स्टैंड बाय आवर बॉयज। ये गौतम गंभीर जो कि आप सियासत में आ चुके हैं, इनकी इंक्लिनेशन भी इस पर हिंदू इंतहा पसंद जमातों की तरफ है। ये कहते हैं ये जो पटाखे फाड़ रहे हैं, क्रैकर्स फाड़ रहे हैं, ये आखिरकार ये पाकिस्तानी है, ये हम में से नहीं हो सकते जो पाकिस्तान की जीत पे फाड़ रहे हैं। इसी तरह वीरेंद्र सहवाग का मैसेज आया, इस पर ट्विटर के ऊपर आया, उनकी ट्वीट की तरफ से उन्होंने भी कहा कि फायर क्रैकर्स आर बैंड ड्यूरिंग दिवाली बट येस्टरडे इन पार्ट्स ऑफ इंडिया दे वर फायर क्रैकर्स टू सेलिब्रेट पाकिस्तान्स विक्ट्री। अच्छा, दे मस्ट हैव बीन सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ क्रिकेट, तो व्हाट्स द हार्म इन फायरवर्क्स ऑन दिवाली। और फिर इसको हिपोक्रेसी उन्होंने कहा कि सारा ज्ञान तभी याद आता है। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये कुछ इस तरह का ये मामला शुरू हुआ कि फायर क्रैकर्स के ऊपर कि क्यों कुछ इलाकों के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न भारत के अंदर भी मुसलमान कुछ बना रहे थे, मकबूजा कश्मीर के अंदर जिनके दिल तो पाकिस्तान के धड़कते हैं वो भी बना रहे थे। अगर मकबूजा कश्मीर के हम मेन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें, जहां पर कुछ लोग इस वक्त जश्न मना रहे थे, वहां पर जो काला कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट जो यूएपीए जिसको कहते हैं, उसके तहत कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए। ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि अगर आप अल जजीरा की रिपोर्ट देखें, आपको हम दिखा भी रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट, उसमें एक कश्मीरी नौजवान का बयान रिकॉर्ड किया गया, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, उसमें बताया गया, मुजम्मिल जिसका नाम है, जो कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्टर्न इंडियन पंजाब के एक स्टेट है जहां पर पड़ता है, उसने कहा जी जैसे ही पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ उसके तकरीबन 10 मिनट बाद 20 गुंडों ने, जिनकी शक्लें मैं पहचान नहीं सकता था, मैंने पहले नहीं देखी थी, हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये 22 साल नौजवान कहता है हम पे डंडों से हमला हुआ। यानी पाकिस्तान की जीत जिस मुल्क के अंदर सेलिब्रेट नहीं करने दी जा रही है, हालांकि ये तो क्रिकेट है, इसका कुछ यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर कोई मैच होता है और भारतीय बैट्समैन विराट कोहली अच्छा स्कोर कर देते हैं या पहले सचिन तेंदुलकर अच्छा स्कोर करते थे, तो यहां पे बहुत से लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं जी अच्छा क्रिकेट खेल लिया इन्होंने। लेकिन यहां मामला कुछ और हुआ बरक्स, अगर कोई खुशी बना रहा था, कोई सेलिब्रेट कर रहा था, पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीफ कर रहा था, तो उस पर भी हमने देखा कि वहां पर काला कानून भी नाफिज हुआ, मुसल्लत भी हुए, गुंडे जो लॉन्च कर दिए गए, कॉलेजों में स्टूडेंट्स पे हमले, हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स पे हमले, और फिर कश्मीरी मुसलमानों को न सिर्फ मारा गया बल्कि मुकदमात दर्ज किए गए, अटैक किया गया उनके ऊपर। यह सूरत हाल रही। और फिर इसी सूरत हाल को जो हमने देखा कि अगर आगे बढ़ाएं तो इसके बाद फिर फायर क्रैकर से बात बड़ी, यूपी के अंदर भी हमने आपको एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें बताया गया कि यूपी पुलिस ट्राइंग टू आइडेंटिफाई प्लेसेस वेयर फायर क्रैकर्स वर बर्स्ट लास्ट नाइट आफ्टर इंडिया लॉस टू पाकिस्तान। बाकायदा पुलिस को लगा दिया गया इस मसले को देखने के लिए कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो ये फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हैं। तो एक इंतहा पसंद माइंडसेट के साथ हम कह सकते हैं कि एक हुकूमत जो वहां चल रही है, जो मैच तो दूर की बात बल्कि जो वहां पे कश्मीरी नौजवान शहीद होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स शहीद होते हैं, उनकी तदफीन का अमल भी उनकी फैमिलीज को नहीं करने देती, ऐसी रेजीम वहां पे कायम है। अभी मैं मुईज़ साहब की ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं 1930 के बाद शायद ऐसे वाकयात हमने देखे हैं दुनिया में जब आखिरी रसूमात करने भी ना दिया जाए इस पर उनके लवायकीन को। इस तरह का इस पर हम जो सवालात और मामलात हम वहां पर देख रहे हैं। कश्मीरियों के दिल किसके साथ धड़कते हैं ये तो साबित हुआ पाकिस्तान की जीत में भी, लेकिन हर एक दिन इस 74 साल में, हर एक दिन इस 74 साल में उसने इस सवाल को और मजबूत किया और उसने इस बात को और इस जवाब को तलाश करने की भरपूर कोशिश रही कि आखिरकार पूरी आलमी बरादरी इस मामले पर क्या करती रही और क्या सोचती रही, आखिरकार खामोशी क्यों है। मेरे साथ खुर्शीद अहमद कसूरी साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर खारजा भी हैं,
मकबूजा कश्मीर के मामलात और फॉरेन पॉलिसी पर गहरी नज़र रखते हैं। सीनियर सियासतदान हैं हमारे साथ जमील अहमद खान, एम्बेसडर साबिक सफ़ीर साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब लाहौर स्टूडियोज़ में और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबको खुशामदीद कहते हुए कसूरी साहब आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आपकी मैंने एक किताब भी कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के हल के हवाले से मुजव्वज़ा 2003 से 7 के दौरान जो फ्रेमवर्क था उस हवाले से भी पढ़ी। आप गहरी नज़र रखते हैं इस मामले पर। आज 74 साल हुए हैं इलीगल ऑक्यूपेशन को, लेकिन जो सेंटिमेंट्स हैं सर वहाँ पर आज भी हमने पाकिस्तान के मैच के बाद देखा वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो प्रिवेल कर रहा है। फिर उन्हीं सेंटिमेंट्स को हमें भी यहाँ से जवाब देना पड़ता है। ये आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आता है इन द नियर फ्यूचर या आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है शिद्दत के साथ? कसूरी साहब, तेजी में दुनिया बदल रही है जी। भारत की लीडरशिप जो है उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं कौन सी दुनिया की बात कर रहा हूँ? दुनिया जो के हकीकतें हैं, हकीकतें उनको झुठलाई जा रही हैं। जो मिडिल ईस्ट में आप देख लें, जब से अमेरिका वहां से निकला है, जो कल के दुश्मन थे उनको रियलाइजेशन हो गई है कि उनके सबसे बड़ा दुश्मन क्लाइमेट चेंज है। उसके नतीजे में बहुत लंबी कहानी है। तुर्की की सुलह हो रही है, कुछ के साथ ईरान की किसी और से हो रही है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका ये ख्याल है कि ये कश्मीरियों को दबा देंगे। वो तो लाइन क्रॉस हो चुकी है। कश्मीरियों को इंडिया लूज कर चुका है और जो वहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और देखें, कई लोग कहते हैं कि अगर फलस्तीन का कुछ नहीं हुआ तो कश्मीर का क्यों कुछ होगा। वो भी यूएन के एजेंडे पड़ा, ये भी पड़ा हुआ है। एक फर्क है जॉर्डन जो सिचुएशन है पैलेस्टाइन की और कश्मीर की, कि कश्मीर जो है उसको किसी सूरत में पाकिस्तान अबेंडन नहीं करेगा, ना कश्मीरियों को करेगा। वहाँ जो है वो सुलह कर चुके हैं। जो सबसे बड़ी फौज है मिडल ईस्ट की वो है इनकी मिस्रियों की। उसकी बाद जो ट्रेंड आर्मी थी वो हैशमाइट किंगडम जॉर्डन की थी, वो भी जो है उसकी सुलह हो गई है। फलस्तीनियों की सरे दस्त कोई पुष्ट पनाही नहीं कर रहा वहाँ। और कहानी हम बात करें कश्मीर की, तो एक तो कश्मीर की जो सिचुएशन है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के बाद, और जो चीन का और अमेरिका का झगड़ा हुआ है, चीन का और इंडिया का झगड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो किसी सूरत में, चाहे आप पानी का पॉइंट ऑफ व्यू देख लें या मेरियों से जो हमारा नस्ली खूनी रिश्ते हैं और इतनी जंगें जो लड़ी गई हैं वो ना लड़ी जाती अगर ये ना होता। तो वो मोदी साहब चाहे या ना चाहे, इसके दौर में हो या ना हो, कश्मीर का जो मामला है इंडिया तो उसको लूज कर चुका है। लेकिन लोग कई दफा कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये नहीं किया, पाकिस्तान फेल कर गया है, डिप्लोमेसी फेल कर गई। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान कहते हैं जी वकील अच्छा नहीं, वकील क्या है, भुट्टो साहब बुरे वकील थे। और उसके बाद बहुत से बुजुर्ग खारजा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, 8-6-7 आए हैं, उन्होंने पहले से सफरुल्लाह से उधर पे आ जाए, भुट्टो साहब आए हैं, ये आगा शाही साहब आए हैं, किसी ने कश्मीर का मुकदमा नहीं छोड़ा। तो ना पाकिस्तान के अवाम छोड़ेंगे। 3 ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो कोई हुकूमत हो, सिविल हो, मिलिट्री हो, नून लीग की हो, पीपल पार्टी की हो या पीटीआई की हो, वो 3 चीजों पर चाहे एक दूसरे को ब्लेम जरूर करते रहे। रिलेशनशिप विद चाइना, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ कश्मीर, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। दावे करते हैं जी हमने ये किया, फलाने ने ये कर दिया, वो एक सियासतबाजी है। इन पे जो पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी अवाम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो जहां तक मामला कश्मीर का है, ये इससे अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि बड़े हमारे कश्मीरी भाइयों की जाने जा रही हैं, पाकिस्तान ने जंगें भी लड़ी हैं, लेकिन जंग से मसला हल नहीं हुआ। हमें पेशेंट, स्ट्रेटेजिक पेशेंट हमें दिखानी पड़ेगी, उनका केस लड़ना पड़ेगा। और जो सिचुएशन है मेरे हिसाब में, क्योंकि क्या जो अब कश्मीर में सूरत हाल है, हिंदुस्तान एक दिन नहीं रह सकता फौजी कब्जे के बगैर। और ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं। मोदी साहब एक इलेक्शन और जाएंगे, वहाँ मामला अब रुकने वाले नहीं है। चाहे मोदी खुद राय बदले या नई हुकूमत बदले, पाकिस्तान का एक ही काम है कि वो साथ लगा रहे, वो अपना सहन कश्मीरियों के पीछे रहे और इसकी बात की परवाह ना करे। ये नॉनसेंस है कि पाकिस्तान को और एडवर्स
नहीं जिंदा रखा, कश्मीर को कश्मीरियों ने जिंदा एग्जैक्टली। तो कश्मीरी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। एक क्रिकेट मैच के ऊपर वहाँ ऐसा जश्न मनाया गया था, सही बात है। तो उस नफरत का इजहार है जो उनको इंडियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ है। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली। अच्छा, ये गजनफर साहब आपकी तरफ भी आना चाहूंगा इस बात को लेके। मैं एशिया कप 2014 का मैं देख रहा था, वहां भी तकरीबन एक कॉलेज से 60 जो स्टूडेंट्स थे उनको एक्सपेल कर दिया गया। अभी कसूरी साहब जो कह रहे हैं बात कि जो उनकी मोहब्बत है दिलों में, वो उसकी अक्कासी हो रही है जज्बों से। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, जिस तरह जश्न मनाया गया, वीडियोज आई, सब कुछ आया, आपने किस तरह देखा? गजनफर साहब, पहले इस 74 साल की इलीगल ऑक्यूपेशन से पहले मुझे फरमाइएगा, जिस दिन मैच जीता पाकिस्तान भारत से, कश्मीरियों का जज्बा आपको देखकर क्या लगा? आपके अपने जज्बात क्या थे इन वीडियोस और फुटेजेस को देख के? गजनफर साहब। अच्छा जी, मेरी आवाज है। ठीक है गजनफर साहब, ब्रेक के बाद हम आते हैं, सवाल का जवाब आपसे लेते हैं। दीगर पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन है हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। अभी आप कसूरी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। गजनफर साहब से जवाब लें इससे पहले जो फुटेजेस जिनका मैं तस्करा कर रहा था, जरा देख लेते हैं। जब पाकिस्तान मैच जीता तो वहां पर क्या सूरत हाल थी? लेट्स सी दिस फर्स्ट। जी गजनफर साहब, हाउ इज इट सस्टेनेबल नाउ? अब आप सामने देख रहे हैं जो हालत, वहां पे जज्बा और जोश है। इसके बाद आपको लगता है ये किस तरह कायम रह सकता है अपना जो गैर कानूनी तसल्लुत है भारत कश्मीरियों के ऊपर, ये जो हम देख रहे हैं फुटेज उसके बाद? गजनफर साहब। सफियान, जो लोगों का रिएक्शन होता है वो उनके जज्बात की अक्कासी करता है। आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिसमें आपने ये फुटेजेस दिखाए जहाँ पे कश्मीरी उस तमाम सेलिब्रेशंस को मना कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुताल्लिक है। फिर आप उसका भी फुटेज ज़रूर दिखाते कि उस मुल्क में जो शामी जिसने वो बॉल कराया था, जिसने वो ओवर कराया था, और जो इतने अरसे से इंडिया की टीम के लिए खेल रहा है और बहुत सर्विसेज हैं उसकी, उसको पाकिस्तान का एजेंट करार दे के ये मुहिम चल रही है कि उसने पैसे लेके बॉलिंग कराई है, उसके घर के ऊपर हमला हुआ है। आप एक ऐसी मुल्क की क़यादत बात कर रहे हैं जो दहशत गर्दी के अंदर रची हुई क़यादत है। ये वो मुल्क है जिसने आज़ादी के जो है अपनी आज़ादी हासिल करने के 1 महीने बाद वो शख्स जिसको ये बाप कहते हैं, जो पीस एक्टिविस्ट गिनते थे, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इसी पार्टी ने गोली मारी थी, इसी पार्टी के प्रीचक ने गोली मारी थी जो आज पावर में है। तो ये दहशत गर्दी का पौधा जिस पार्टी ने लगाया था, आज वो दहशत गर्दी जो हिटलर और मैसोलिनी के ख्यालात पे बनी थी, नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द जो हिटलर और मैसोलिनी का फॉलोअर है, अमित शाह जो सब दहशतगर्दी का फॉलोअर है, वो आज पावर में है। अब जब वो पावर में होंगे तो वो दहशतगर्दी प्रीच करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दहशतगर्दी सिर्फ वेपन से नहीं होती, अल्फाज से भी की जाती है, आपके एक्शन से भी की जाती है। आज वो दिन है जो इंडिया के अंदर इंडियन फोर्सेज ने उस वक्त लैंड किया था जब देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जिस्टिंग। आज तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 27 अक्टूबर के हिसाब से सामने नहीं आया, किसी किताब में सामने नहीं आया, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं ये सामने आया। वो एक जाली डॉक्यूमेंट बनाया गया था। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट साइन हुआ उस दिन वीपी मेमन जो है वो वापस दिल्ली गया था और महाराजा वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू, ही वाज नॉट प्रेजेंट इन श्रीनगर। तो एक गासिबाना कब्जे के तौर पे और एक गैर अखलाकी एटीट्यूड इख्तियार करके, वो गैर अखलाकी जो अब एडवेना माउंटबेटन की बेटी ने किताब भी लिखती है कि नेहरू के और एडवेना माउंटबेटन के इलिसिट रिलेशंस थे, उन रिलेशंस को इस्तेमाल करके, ऑक्यूपेशनल टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके कश्मीर पे कब्जा किया गया। तो कश्मीरी किस तरह इंडिया के साथ हो सकते हैं? आज का दिन जो अगर आप अक्टूबर से नवंबर तक जाएं तो जम्मू मैसेकर के हिसाब से एक पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें ये कहा था कि महाराजा की फौज में आरएसएस के गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कोई 2,75,000 मुसलमानों को वहां पे मैसेकर किया था, इस बेसिस पे कि आपको पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। ट्रकों में बिठा के ले गए थे, जंगलों में जाके मारा था। उन आई विटनेसेस की किताबें मौजूद है जिन्होंने अपने बाप और माँ को मरते देखा। तो जब ये कश्मीर के साथ जुल्म होगा
और आज जो जुल्म हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वॉच कह रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है, परसों ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सेमिनार हुआ है जहां ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, सेनेटर्स मौजूद थे, उन्होंने वहां पे कश्मीर के साथ तकरीरें की। दो चीज़ों पे एम्फसाइज किया, एक कस्टोडियल किलिंग, एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन, औरतों की आबरूरेजी और इलीगल ऑक्यूपेशन। यही बात डिमांडेड फ्रॉम इंडिया कि आप ये चीजें जो है बंद करें। अच्छा, ये जो आपने मेंशन किया, डिमांड किया था डिप्लोमेटिकली, बात ये है कि डिप्लोमेटिकली मैं पूछना चाहूंगा जमील साहब से भी, क्योंकि ये जो जिन बातों का आप रेस कर रहे हैं यही तकरीबन जो है इस वक्त अभी बोल रहे थे कसूरी साहब भी, आपने भी बोला, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जमील अहमद साहब, क्या मिलिटरीली और बोथ डिप्लोमेटिकली अब इसको सस्टेन करना मुमकिन है भारत के लिए कश्मीर के इस मसले को और प्रोलॉन्ग कर सके? जमील साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें मिलिट्रीली तो हम बिल्कुल सस्टेन कर सकते हैं। कुछ मौकों पर हमने मौके कोई भी हैं, अगर हम चाहते तो हम एडवांसमेंट कर सकते थे, लेकिन हमें इंटरनेशनल कानून की पासदारी करनी थी, जिसकी वजह से हम वो नहीं कर सके। अब रहा सवाल डिप्लोमेसी, तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा जमील साहब आपसे कि क्या भारत इसको मसले कश्मीर को और प्रोलॉन्ग कर सकता है, जिस तरह अभी गजनफर साहब भी कह रहे हैं कि आलमी सतह पर आवाजें उठने लगी हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, मिलिटरीली भी वहां के लोग अब उसके कंट्रोल में नहीं नजर आ रहे, और आगे से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां पर हो रहा है उस पर आवाज उठा रही हैं, जो दुनिया भर में चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज और दीगर डिप्लोमेटिक मामलात हैं, क्या भारत इसको सस्टेन कर सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे जमील साहब। जी, इसमें अगर एक लाइन का जवाब आप चाहें तो मैं दे देता हूं, और उसके बाद मजीद वजाहत उसकी मैं कर देता हूं। यस, भारत इस वक्त उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक कामयाब भी हो गया है सस्टेन करने में, और उसकी वजह ये है, आपको मिसालें दे देता हूं ना मैं सामने, और उसकी वजह ये है कि ये तमाम इंटरनेशनल कानून की धज्जियां न सिर्फ पहले उड़ाई गई थी, लेकिन मोदी के आने के बाद जिस बेदर्दी के साथ इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई गई, और खास तौर पर जब 370 और 35 को एब्रोगेट किया गया, और वो एब्रोगेट किया इंटरनेशनल कानून जिसमें कि जेनेवा कन्वेंशन जो 1949 का है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, और फिर एडिशनल प्रोटोकॉल जो जिसका कि आर्टिकल 20 है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और उसमें क्या है मैं आपको चंद सेकंड में बता देता हूं। और उसके बाद उसमें दिया सिर्फ यही हुआ है कि जो एक्यूपाइड टेरिटरी है, उस एक्यूपाइड टेरिटरी की हैयत नहीं बदली जा सकती। यहाँ डोमिसाइल लॉ चेंज हुआ, यहाँ बाहर से लोग ला के बसाए जा रहे हैं, यहाँ उसमें वहाँ के कानून चेंज कर किए जा रहे हैं, यहाँ बाहर से ला के इन दोनों कानून को एब्रोगेट करने के बाद, आर्टिकल को एब्रोगेट करने के बाद मुलाजमतें दी जा रही हैं। और जब ऐसा हो तो इंटरनेशनल कानून क्या कहता है कि अगर ऐसा हो तो ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टैट्यूट के जद में आता है, और वो क्या है, वो आर्टिकल 8 है इंटरनेशनल क्रिमिनल का स्टैट्यूट, जिसके तहत वार क्राइम की हद तक इसको लेके जाया जा सकता है। और खास तौर पर जितनी जुल्मों बर्बरियत कश्मीर में हुई, जिसका कि हम तस्करा करते चले हैं, मैं आपके नाजरीन की रिफ्रेश करने के लिए, किलिंग जो वहां हुई है वो 1 लाख से ज्यादा किलिंग हुई है, और वहां कस्टोडियन पे जिसको गिरफ्तार करके मारा गया 10,000 से ज्यादा, सिविलियन अरेस्ट हुए हैं 1.5 लाख से ज्यादा, स्ट्रक्चरल बिल्डिंगों को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, 1.5 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स की गई हैं। जो औरतें बेवा हुई हैं 20,000 से ज्यादा हुई हैं। वुमेन जो गैंग रैप हुआ है वो 20,000 से ज्यादा हुआ है। लोग जो यतीम हुए हैं 1.5 लाख हुए हैं। ये क्या आप समझते हो? और फिर ये तमाम चीजें जो है उसको किसी ना किसी तरीके से इसका तस्करा किया गया है। दो जो रीसेंट ह्यूमन राइट कमिश्नर की जो रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, आंसुओं के साथ ह्यूमन राइट कमिश्नर, और ह्यूमन राइट का इदारा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है, आंसुओं के साथ जब उसने वो रिपोर्ट पेश की, तो आप क्यों नहीं इस चीज पर हम गौर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मनहासुल कौम कि फिर भी क्यों कान पर जूं रेंगती नहीं है? आपने कहा कि क्या इंडिया प्रेशर सस्टेन कर लेगा? उसने इतनी खतरनाक रिपोर्ट्स की प्रेशर सस्टेन कर लिया। और क्यों किया? वो इसलिए किया कि डिप्लोमेसी में 3 टियर डिप्लोमेसी होती है। हमने पब्लिक डिप्लोमेसी बहुत की, इमरान खान ने भी कर ली पब्लिक डिप्लोमेसी, बहुत बड़ी अच्छी तकरीरें की, हम सारों ने इसकी तारीफ की। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है उसमें हमारे एम्बेसीज को मजीद काम करने की जरूरत है, और इसका एतराफ हमें करना पड़ेगा। और साथ साथ
लीगल डिप्लोमेसी में हमारा फॉरेन ऑफिस, उसमें 4 आदमियों का एक सेल था और अब थोड़े से 2-3 आदमी ज्यादा उन्होंने रख लिए हैं। उसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए, जब नेल्सन मंडेला कहता है रेजोल्यूशन जो 1998 में पास हुआ, नैम का रेजोल्यूशन पास हुआ, उस वक्त वो कहता है कि आपने जो कहा सपोर्ट करनी चाहिए डिप्लोमेसी की बात की, मैं यही सवाल साथ साहब की तरफ भी लेके जाना चाहूंगा कि साथ साहब आप क्या समझते हैं कि इंडिया सस्टेन दिस प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर जो कम्युनिटी का है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का है? अच्छा साथ साहब अगर इजाजत दें, मैं एक ब्रेक के बाद ये जवाब आपसे ले लूं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, साथ हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं। 74 साल इलीगल ऑक्यूपेशन को कंप्लीट हो चुके हैं। अब मामला ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि अभी जो बात हुई अब तक के एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, मिलिटरीली भी हैंडल करना सिचुएशन को मुश्किल है। जो कश्मीर के अंदर हमने देखा है सूरत हाल, खासतौर पर मैच के बाद आप देखिए किस तरह जश्न मना रहे हैं वहाँ पे लोग सड़कों पर आके, वहाँ पे खुश हैं पाकिस्तान की जीत के ऊपर, पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं। कब तक भारत इस जुल्म और सितम को जारी रख सकता है? इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए गजनफर साहब, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर की बात तो की, आपने भी इस पर रोशनी डाली, जमील साहब ने भी रोशनी डाली। इंटरनल प्रेशर की सूरत हाल क्या है? मैं अभी देख रहा था, मेरी बात भी हो रही थी बरतानिया में और अमेरिका में, खालसा मूवमेंट वाले जो है जस्टिस वाले, तो वो पन्नू साहब उधर उन्होंने नक्शा जारी कर दिया है खालिस्तान का। उसमें पंजाब के कुछ इस पर हरियाणा और हिमाचल चंद और कुछ जगहों को उन्होंने उस नक्शे में दिखाया। रेफरेंडम करने जा रहे हैं वो अक्टूबर के एंड में, 31 अक्टूबर को रेफरेंडम करने जा रहे हैं बरतानिया के अंदर। वो कहते हैं बड़े आलमी जो प्रोफेशनल्स हैं सिख और बड़े इस पर पब्लिक उनके साथ मौजूद है। इंटरनली कितना मुश्किल हो गया भारत के लिए इस जुल्म सितम को जारी रखना, न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि दीगर कम्युनिटीज पे भी जो शोर मचा रही हैं आलमी सतह पर। गजनफर साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। असल में बाहर का जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर जितना मौजूद है, वो तो पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पे कश्मीरी रह रहे हैं वो भी मुख्तलिफ मकामात पे UNO के सामने जाके 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, और मेरा ख्याल 2 दिन बाद भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एक जो एहतजाज है वो होने जा रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं सुल्तान मोहम्मद साहब, अपना जो कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं वो जा रहे हैं। लेकिन इंटरनल प्रेशर जो है वो एक बहुत सीरियस चीज़ होती है। मुसीबत ये है कि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे लॉजिक और रीज़न की कोई सुनाई नहीं है। वहाँ लोगों को लिंचिंग की जाती है, वहाँ लोगों को जानवरों के पेशाब या जानवरों के गोश्त के ऊपर मारा जाता है, वहाँ पे किसी डिबेट को सुना नहीं जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है हिंदुत्व का प्रचार करना, और वो उसके साथ साथ जो इंडियन एक्सट्रीमिज्म है जो मज़हब पे बेस करता है उसको एक्सप्लॉइट करना। अब इस चीज़ को असल में जिस वक्त तक दुनिया मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉडीज़ के ज़रिए इस चीज़ को लेके आगे नहीं चलेगी, जैसे आपने सिखों का जिक्र किया, तो सिखों के एक लीडर हैं गुरशमान सिंह, उन्होंने कल भी ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीर की है, जो मैं आपसे एक सेमिनार का जिक्र कहा था, जहां उन्होंने डिमांड किया है कि कश्मीर के ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। यानी अभी एक क्रिकेट मैच की आप बात कर रहे थे, जोधपुर में एक टीचर थी, उन्होंने क्रिकेट के ऊपर अपने घर के अंदर एक स्टेक लगाई थी पाकिस्तान और इंडिया के जीतने के ऊपर, और वो किस तरह सोशल मीडिया पे आ गया तो उसको नौकरी से कल निकाल दिया गया है और उसके घर जाके बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जो भारत के हाई हैंडेडनेस के, एक्सट्रीमिज्म के और ये जितने मजहबी दहशतगर्दी पे बेस करके जिसको प्रीच करता है भारत, जिसको नरेंद्र मोदी प्रीच कर रहा है, जिसको बाबू बजरंगी प्रीच कर रहा है, जिसको मोहन भगवत प्रीच कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो भारत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक क्लेवेज कायम करती जा रही हैं। कश्मीर को ये दबा नहीं सकते। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, कश्मीर चाइना से भी रिलेटेड है। 371, 375 और 75 सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, इसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन भी है। और जिस तरह भारत के अंदर पाकिस्तान, यही नहीं है, कल के मैच के अंदर अगर आपने देखा हो कि एक बच्ची ने जो इंडिया से आई थी उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे स्टेडियम के अंदर लगाए हैं। तो ये अंदर की हेट्रेड है जो बाहर आ रही है, और ये हेट्रेड आनी है अहमदाबाद से अबरूरेजी करेंगे, औरतों की असमतदरी करेंगे, से और वो चाचा क्रिकेट के साथ आके नारा लगा रही थी। और ये सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर रहे हैं सर, ये अंदर से जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं ये ज्यादा खतरनाक है। आप ये कह रहे हैं बाहर के तो चलो ठीक है, अंदर से जो सेंटिमेंट्स उठना शुरू हो जाए तो बड़ा खतरनाक ज्यादा हो जाता है सूरत। जी हाँ बिल्कुल, अंदर के सेंटिमेंट जो है इन्हीं ने, लेकिन इसको किसी तरह आपने लेके आगे चलना है।
अब भारत के अंदर से तो लोग लेके आगे नहीं चलेंगे। यानी इंडिया का मीडिया तो इतना बेशर्म मीडिया है ना कि आपने अगर देखा हो कि ये जो अपना गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इसके बाद एक मेडिकल कॉलेज के अंदर लगे, उसको वो अपनी टीवी पे चला के उन लोगों को गद्दार करार दे रहे हैं। यानी अगर एक क्रिकेट मैच में आपकी मेरी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ एफिलिएशन हो सकती है, मेरी लाइकिंग हो सकती है श्रीलंकन टीम के साथ, और अगर मैं उनकी जीत पे खुश होता हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान टीम को डाउनग्रेड कर रहा हूं। लेकिन इतनी बड़ी दिमाग की सोच लाएं कहां से? सही बात है सर। और ये क्रिकेट वगैरह तो रेस से हटकर होता है, च्यूटी से भी कम। जिनका आप बता रहे कॉलेजेस का, उन पे तो यूएपी के तहत उन्होंने मुकदमात भी दर्ज कर दिए स्टूडेंट्स पे। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं गजनफर साहब, तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं विराट कोहली की बैटिंग उनको पसंद है। वो यहाँ पर मुझे याद है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, बालाजी की इस वक्त बॉलिंग थी और बड़ी अच्छी बॉलिंग थी, हम भी गए, हमने जाके तालियां बजाई थी, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो क्रिकेट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, और ये रिलीजन और ये रेसिज्म ये तो नहीं आती। हम अप्रिशिएट भारतीय क्रिकेटर्स को भी करते हैं कि हाँ जी अच्छी बात है, अच्छा खेल रहे हैं। इसमें ऐसी बात कि मुल्क दुश्मनी, गद्दारी, एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, ये बातें समझ से बाहर है। जान बिल्कुल, और वो क्यों है जी? उसको आपकी रीजन समझिए। रीजन ये कि आप जब भी मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दुख की बात यह है कि इंडिया के अंदर में कॉमन आदमी जो है, जैसे अर्नब गोबर स्वामी है, अब वो मजहब की बेसिस के ऊपर, हिंदुत्व की बेसिस के ऊपर उसको सरीना में 5वां फ्लोर नजर आ जाता है। जब आप झूठ के ऊपर अपनी बेसिस लगाएंगे, जब आप डिसीट के ऊपर अपनी बेसिस लगाएंगे, जब आप धोखाधड़ी में आपको इन्वॉल्व करेंगे, जब आप फ्रेम देना चाहेंगे दुनिया को और उसकी बेसिस आप मजहब को बना लेंगे, तो मजहब आपको ये प्रीच नहीं करता कि आप धोखा दें लोगों को। सही। अच्छा, और हमें क्या करना चाहिए? इंडिया के तमाम लोग इसके मीडिया के जमील साहब आपसे जो कॉमन आदमी, जैसे आपने गौतम गंभीर का जिक्र किया या बाकी लोग जो टीवी के ऊपर बैठे हुए इंडिया के अंदर तबसरे कर रहे थे और वो अपना जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे थे। एक लड़की कह रही थी कि जी अगर वो शाहीन आफरीदी ने 5 रन दे दिए तो इसको कल टारगेट किया जाएगा, और कल शामी के साथ जो हुआ ये आपने नहीं देखा, शामी को जिस तरह टारगेट किया। ये इंडिया के अंदर जो हेट्रेड है, इस हेट्रेड की बुनियादी वजह हिंदुत्व, इस हेट्रेड की बुनियादी वजह सैफ्रॉन टेररिज्म। फिर शामी के ऊपर मैंने देखा कि वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया हुआ था कि वो हमारा एसेट है, अच्छा बॉलर है। जमील साहब की तरफ भी आना चाहूंगा इस बात को लेकर। जमील साहब इंटरनली मुझे बताइएगा, जमील अहमद साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जमील अहमद साहब जो भी गजनफर साहब ने बात की, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, सर इंटरनल प्रेशर है, खालिस्तान का नक्शा जारी कर दिया उन्होंने, खालसा मूवमेंट जो सिख फॉर जस्टिस हैं वो रेफरेंडम कर रहे हैं 30-31 को। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए डिप्लोमेटिकली आगे कश्मीर के मामले को लेकर बढ़ने के लिए, साथ साथ जो भारत के अंदर खलफशार जो फट रहा है उस पर किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, उन मामलों को डिप्लोमेटिकली हम ले सकते हैं, टैकल कर सकते हैं? जिस तरह बिल्कुल ले सकते हैं, जिस तरह सारी दुनिया ह्यूमन राइट्स के मामलात कहीं भी दुनिया में किसी खित्ते में भी हो रहे हों, तो दूसरा मेंबर मुल्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हमेशा उस मामले को उठा सकता है ह्यूमन राइट के हवाले से। अच्छा, इसी तरीके से हम भी उठा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने कश्मीर के मसले को, जिस तरह मैं पहले बता रहा था, 3 टियर सिस्टम के तहत, हमारे पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत तो हमने बिल्कुल 100 मार्क्स में से 100 ले लिए, खासतौर पे इमरान खान की तकारीर को भी देखें। लेकिन उसके अलावा हमने क्या कुछ किया, बहुत कुछ करने को बाकी है। हमने इस वक्त कितनी ज्यादा डिबेट की है इस आपके टीवी चैनल पर, हर टीवी चैनल आप उठा लें, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। पार्लियामेंट देख लें, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, जुलूस जलसे भी अच्छे निकलते हैं। क्या इनमें से कोई इसका 5%, 1% कहीं किसी दुनिया के किसी और मुल्क से ये आवाज उठ रही है? अगर नहीं उठ रही है तो उसके लिए तरीकाकार है, हमें इसके एडवोकेसी में ज्यादा हमें मजीद तकोदो करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि कश्मीर में कश्मीरियों का मुकद्दर ताबनाक है, लेकिन कश्मीर इतनी कुर्बानी दे चुका है, उनको अपने वकीलों की जरूरत हो, उनके अपने एडवोकेट्स की जरूरत है। अगर हम सिर्फ अपने पार्लियामेंट में सिर्फ तकरीर करके चुप हो जाएंगे, जनरल असेंबली में तकरीर करके चुप हो जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी 2 टियर हैं उस पर हम काम नहीं करेंगे, तो फिर यही शेर फिट आता है इसमें कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। दुनिया में किसी चीज को मनाने के लिए, किसी चीज को मनवाने के लिए तरीकाकार मौजूद है, और उसको डिप्लोमेसी में कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ता है। हमें उस पर थोड़ा सा मजीद काम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम जानते हैं कि वहां बहुत जुल्म, मैंने तो अभी आपको मिसाल दी, जो 2 ह्यूमन राइट कमीशन है, जितने भी टीवी चैनल्स यहाँ हैं या अखबार हैं या पार्लियामेंट की तकारीर देखते हैं, उससे ज्यादा ह्यूमन राइट कमीशन ने
और उसके कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में शाया करके दुनिया को बता दिया है। वो तो एक दफा रिपोर्ट, अब उस रिपोर्ट के बारे में OIC भी कहती है कि भाई इस रिपोर्ट के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दी जाए, इंडिया ने नहीं दी। इसका मतलब यह है कि हम OIC के प्लेटफॉर्म से जनरल असेंबली में हम उसके लिए एक रेजोल्यूशन लेके आए, जनरल असेंबली का स्पेशल मीटिंग कॉल करें, उसका तरीकाकार है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बंद कमरे में हुई है, उसको दोबारा करें। चाइना को कहें कि और रशिया को कहें कि वो हमेशा उस मूवमेंट में हमारा साथ देते हैं, ठीक है, वो वीटो हो जाएगा, लेकिन दुनिया को कम से कम पता तो होगा। अब अगर ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि इसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो और इंडिया नहीं मानता है उसको, जबकि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, वो कहता है कि इसमें ह्यूमन राइट की वायोलेशन हुई है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हुई है, लोगों को पैलेट गन, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैलेट फायर हुए हैं, ये UN की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, किसी और के नहीं, वो सबसे ज्यादा, मोर देन 1.5 मिलियन पैलेट्स हैव बीन फायर्ड इन कश्मीर, जिसमें लोगों को अंदर किया गया। पूरी दास्तान साहब मैं जो सुन रहा हूं आपके ज़बान जी और जो आप हाल ही बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट आप प्लीज कर लीजिए शॉर्टली। लास्ट पॉइंट जी सर, जी वो ये है कि मास ग्रेव के बारे में वहां जो उनकी अपनी NGO है, पीपल्स उसमें उन्होंने 3000 कब्रों को डिस्कवर करके तकरीबन 126 सफ़े की रिपोर्ट शामिल की है। सही, और फिर इसी नोट पे मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा जमीर साहब, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है शायद आलमी बरादरी के। 74 साल से दिन ब दिन जो मामलात हैं और जो वहाँ के नजर आ रहे हैं, भारत के अंदर के भी, कश्मीर में बिलखुसूस जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मजलूम कश्मीरियों पे जुल्म सितम जारी है, आखिरकार कब रुकेगा? ये सवाल है सारे ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लॉ एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल लॉज एक्सपर्ट्स, कि आखिरकार ये कब जुल्म सितम रुकेगा? UNSC रेजोल्यूशंस, जेनेवा कन्वेंशंस, आखिरकार वो सब क्या कागज के टुकड़े हैं जैसे कागज रखे हुए हैं? फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं एड्रेसेस, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।